हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आप सभी का स्वागत हमारी ग्रैंड न्यू सीरीज 30 मिनट 1 चैप्टर और 1 कॉन्सेप्ट। सो गाइस, आई एम टेलिंग यू, ये सीरीज आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी आपके सारे चैप्टर, आपके सारे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने में। मुझे पक्का यकीन है कि जो बच्चा इस सीरीज को पूरा एंड तक देखेगा सर, उसके जो कॉन्सेप्ट है ना वो और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं। एंड आई विल ट्राई कि 30 मिनट के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी साथ में करवा सकूं, जिससे आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ये पूरी की पूरी सीरीज मेरी CAFM और CMSL दोनों सब्जेक्ट्स के लिए आने वाली है। और आपने कोशिश करनी है कि पूरी की पूरी सीरीज आपको एंड तक मेरे साथ देखनी है। और हर जो एपिसोड होगा उसके एंड में आई विल बी आस्किंग यू फ्यू क्वेश्चंस, जिसको आपने आंसर देना है इस कमेंट के अंदर। ठीक है। अब यहां पर आपकी एक फीस भी है जो आपको पे करनी है। सर फीस? हाँ जी, बिल्कुल। सो आपको एक फीस पे करनी है, और वो फीस सुन लीजिए क्या है कि आप लोगों को पहले तो ये सीरीज पूरी देखनी है, ये आपकी फीस है। दूसरा, सभी बच्चों को अपने किसी एक ग्रुप के अंदर जिसमें भी आप मेंबर हो इस सीरीज को शेयर करना है, सो दैट हर बच्चे का बेनिफिट हो और उसकी दुआएं आपको लगे, जिससे आपके 10-15 नंबर और बढ़ जाए। ठीक है। तो आज से हम इस सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज मेरा एपिसोड नंबर 1 है फॉर CAFM। चैप्टर नंबर 1 जो मैं पिक करने जा रहा हूं दैट इज लिवरेज एनालिसिस। लिवरेज एनालिसिस का ये चैप्टर हम लोग बहुत आराम से डिटेल में समझेंगे। एंड आई विल ऑल्सो टेल यू कि कितने तरह के क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। और इसके एंड में जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, प्लीज मेक श्योर कि आपने उसका आंसर जरूर देना है। सो दोस्तों, लिवरेज एनालिसिस, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, लिवरेज का मतलब होता है चेंज, रिस्पॉन्सिवनेस। किसकी वजह से बेटा? रिस्पॉन्सिवनेस इन प्रॉफिट्स, रिस्पॉन्सिवनेस इन प्रॉफिट्स ड्यू टू रिस्क। याद रखिएगा, किसी भी कंपनी में जब रिस्क ज्यादा होता है तो उस कंपनी में लिवरेज भी ज्यादा होता है। इसका मतलब जो कंपनी ज्यादा रिस्क लेगी उस कंपनी के प्रॉफिट्स में रिस्पॉन्सिवनेस देखने को मिलेगी, समटाइम्स फेवरेबल एंड समटाइम्स अनफेवरेबल। अब क्योंकि किसी भी कॉरपोरेशन में, किसी भी कंपनी में 3 तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग रिस्क, एक होता है फाइनेंशियल रिस्क, और एक होता है कंबाइंड रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, कंबाइंड रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, कंबाइंड रिस्क। अब याद रखिएगा कि ऑपरेटिंग रिस्क जो होता है ना वो होता है बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। फाइनेंशियल रिस्क जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ डेट। एंड कंबाइंड रिस्क जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डेट। अब नॉर्मली क्या होता है दोस्तों कि जितना आपका ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा होगा, याद रखना आपका ऑपरेटिंग लिवरेज भी ज्यादा होता है। जितना फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा होगा उतना आपका फाइनेंशियल लिवरेज भी ज्यादा होगा, और जितना आपका कंबाइंड रिस्क ज्यादा होगा उतना आपका कंबाइंड लिवरेज भी ज्यादा होगा। सर इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी कंपनी में हाई लिवरेज का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि कंपनी हाईली प्रॉफिटेबल है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि कंपनी में हाई लेवल ऑफ रिस्क है। वो अलग बात है कि कौन सा रिस्क है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा लिवरेज ज्यादा है। अगर OL ज्यादा है तो OR ज्यादा होगा, FL ज्यादा है तो FR ज्यादा होगा। और ये चीज ध्यान रखनी है कि OR की वजह कौन है और FR की वजह कौन है। तो इसको ना हम ऐसे भी बोलते हैं कि अगर किसी कंपनी में FC ज्यादा होगी तो याद रखना उसमें ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा होगी, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग लिवरेज हाई आएगा। ठीक है। अगर किसी में डेट ज्यादा होगा तो इसका मतलब है उस कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा होगा, यानी कि उस कंपनी का फाइनेंशियल लिवरेज भी ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हम लोग रिलेट करते हैं रिस्क को लिवरेज के साथ। सो इफ यू रियली वांट टू कंट्रोल लिवरेज, तो आपको अपना रिस्क कंट्रोल करना होगा, और उसके लिए आपको कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्लिगेशन को कंट्रोल करना होगा। राइट? ठीक है सर। सर अब यहां पे सवाल आ जाता है कि जब मैं यहां पे लिखता हूं OL FL CL, तो यहां पर OL FL CL को निकाला कैसे जाता है? देखिए, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज को निकालने के हमारे पास अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं। लेकिन उन फॉर्मूलेज को सीखने से पहले आपको एंश्योर करना है कि आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी आती है। दोस्तों, जब तक आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी नहीं आती, आपको ये फॉर्मूले अप्लाई करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, इनकम स्टेटमेंट हमारी क्या होती है? सबसे पहले वी कंसीडर सेल्स,
सेल्स में से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, हमें मिल जाता है कंट्रीब्यूशन। अब कई बच्चों को ऐसा भी दिक्कत आती होगी, सर ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है? बिल्कुल टेंशन मत लेना, जब मैं मार्जिनल कॉस्टिंग का रिवीजन कराऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन से मेरा क्या मतलब होता है। आफ्टर कंट्रीब्यूशन हम माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमारे को यहाँ पर मिल जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जिसको हम लोग एबिट यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। फ्रॉम दिस एबिट हम लोग माइनस करते हैं इंटरेस्ट, हमें मिलता है ईबीटी। ठीक है, ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, जिसको हम टैक्सेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। कुछ याद रखना मेरी बातें, टैक्सेबल प्रॉफिट अर्निंग बिफोर टैक्स एक ही बात है, चाहो तो लिख लेते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट, ठीक है, ईबीटी, और यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एंड ईबीआईटी, दे आर वन एंड द सेम थिंग। इसके बाद हम माइनस कर देते हैं इसमें से टैक्सेस, हमें मिल जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, हमें मिल जाता है अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर्स, एंड डिवाइड कर देते हैं विद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो हमें मिल जाता है अर्निंग पर शेयर। सो दिस इज हाउ एक्चुअली द इनकम स्टेटमेंट इज बीइंग ड्रॉन। तो हमेशा याद रखना, आपको ये इनकम स्टेटमेंट पूरी आनी चाहिए। अगर आपको ये इनकम स्टेटमेंट पूरी आती है दोस्तों, तभी उसके बाद आप लोग जो है इस चीज को समझ पाएंगे कि ये लिवरेज के फॉर्मूलेस कैसे बने थे, राइट? तो एक बार दोबारा से, सेल में से पहले वीसी माइनस करो, कंट्रीब्यूशन माइनस एफसी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट, टैक्सेबल प्रॉफिट माइनस टैक्स, this is earning after tax, and then preference dividend earning for equity share divided by number of share will give you earning per share. Beautiful. अब जब आपके पास ये इनकम स्टेटमेंट बन जाती है, तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि सर ओएल का फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे निकाला जाता है, तो इट्स वेरी सिंपल। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आपने कुछ नहीं करना, यू हैव टू पुट अ फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ठीक है जी, याद रखना लिवरेज के अंदर आपने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है कि हम लोगों को लिवरेज का ये पूरा चैप्टर 2 बार पढ़ाया जाता है। पहला टू क्वांटिफाई द वैल्यू ऑफ लिवरेज एंड टू यूज द वैल्यू ऑफ लिवरेज। तो पहले हम क्वांटिफिकेशन सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे यूसेज ऑफ दिस वैल्यू क्या होता है। एक बात याद रखना कि जब मैं ये फॉर्मूला लिखता हूं कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, तो जो भी आंसर आएगा ना दैट विल बी इन टाइम्स। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहां पर आंसर आ गया 2 टाइम्स। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 टाइम्स, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर हमें क्वांटिफाई करना हो तो फॉर्मूला कैसे बनता है। तो एक बार सारे बता दो, ओएल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ओएल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन एबिट। कंट्रीब्यूशन अपॉन एबिट को जैसे ही आप अप्लाई करेंगे यू विल गेट द फॉर्मूला फॉर द ऑपरेटिंग लिवरेज। अगर कोई आपसे पूछे फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। देखिए इसकी डेरिवेशन हमने डिटेल में पढ़ी हुई है, बस 30 मिनट्स के अंदर ये रिकॉल कराने का मेन सेशन है हमारा। तो एफएल का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था दैट वाज एबिट अपॉन एबिट माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है जी, दोबारा देख लेंगे। एबिट ईबीआईटी मतलब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय इंटरेस्ट, एबिट माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। और अगर आपसे कोई पूछे सीएल क्या होता है, इट इज नथिंग बट ओएल इनटू एफएल। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट द फॉर्मूलाज। अब एक बात याद रखना कि जब मैं यहां पे लिखता हूं ओएल एफएल सीएल, ये हमारे फॉर्मूलाज हो गए। अब इस पर बच्चा कहता है सर क्वेश्चन कितने तरह से बन सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो टाइप वाइज मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको हर चीज की मैं टाइप बता रहा हूं, ठीक है ना? आप प्लीज याद रखिएगा, अगर आपको ये सारी टाइप्स मालूम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इन्हीं टाइप्स के बेस पर क्या आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू ऑफ लिवरेजेस, राइट? तो सर सपोज करो कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको सेल दे दिया जाए 20 लाख रुपए, आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दे दिया जाए 40%, और साथ में आपको एफसी दे दिया जाए 2 लाख रुपीस, ठीक है जी। और आपसे पूछा जाए कि बताओ, और साथ में आपको दे दिया जाए सपोज करो डेट डेट 10% डेट ऑफ रुपीज 10 लाख, और साथ में आपको दे दिया जाए 9% प्रेफरेंस, ठीक है, ऑफ रुपीज 40 लैक्स, ठीक है, और आपको यहाँ पे टैक्स रेट दे दिया जाए 50%। ये टाइप 1 है, वेरी सिंपलेस्ट टाइप। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है टाइप 2। टाइप 2 अगेन आपको हो सकता है मैं सेल्स दे दूं,
ठीक है, मैं आपको वेरिएबल कॉस्ट रेशो दे दूं, मान लो सीधा सीधा 60%, और फिर मैं आपको एफसी दे दूं, ठीक है, फिर मैं आपको डेट दे दूं, फिर मैं आपको प्रेफरेंस दे दूं, ठीक है बेटा। सपोज इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, ये टैक्स है 50%। अब टाइप 3 जो होगी हमारी, वो कुछ इस तरह से हो सकती है कि मैं हो सकता है आपको ओएल की वैल्यू दे दूं, ठीक है ना। मे बी ऐसा पॉसिबल है कि मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू दे दूं, किसकी, ऑपरेटिंग लेवरेज की। ऐसा भी हो सकता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज ना दूं, बल्कि मैं आपको फाइनेंशियल लेवरेज की वैल्यू दे दूं। सपोज करो क्वेश्चन में आपको फाइनेंशियल लेवरेज दिया हुआ है 2:1, साथ में आपको दिया हुआ है डेट जो कि 10% है, ₹1 लाख, आपको ये भी गिवन है, ठीक है। और साथ में आपको दी हुई है एफसी जो कि दी हुई है, सपोज करो कुछ भी ले लेते हैं, 20,000 ले लेते हैं, ठीक है। सपोज ये डाटा आपको दिया हुआ है और आपसे मैं कहूं कि फाइंड आउट करो ओएल एंड फाइंड आउट करो सीएल, तो मतलब दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। यानी कि क्वेश्चन इस तरीके का भी आ सकता है, इस तरीके का भी आ सकता है, और ऐसा भी आ सकता है कि मैं आपको ओएल एंड एफएल की वैल्यूज दे दूं और बीच में से कोई चीज आपसे मिसिंग फिगर पूछ लूं। तो तीनों तरह के क्वेश्चंस को एक बार ही चेक करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और वो जो क्वेश्चन है ना, वो बेसिकली क्या है कि आपको सेल गिवन है, आपको पीवीआर गिवन है। दोस्तों आपको याद होगा कि अगर हमें पीवीआर गिवन होता है तो इसका मतलब होता है कि अगर पीवीआर इज 40%, तो इसका मतलब हमने पढ़ा था कि कंट्रीब्यूशन जो है दैट इज 40% ऑफ सेल्स। बस इतनी बात अगर आपको आती है तो ये क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। याद रखना, जब भी मैं आपको ये बोलूंगा ना पीवीआर 40%, तो आपने क्या करना है, कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ सेल्स, ठीक है सर। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इनकम स्टेटमेंट बना के दो, क्या आप आराम से तसल्ली से बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे सर? देखो, सेल माइनस वीसी कंट्रीब्यूशन माइनस एफसी इज इक्वल टू एबिट माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईबीटी माइनस टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट, हाँ जी, माइनस टैक्स इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स, एंड देन उसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, तो हमारे पास आएगा प्रॉफिट फॉर इक्विटी। सबको याद आ रहा है? यस सर। अब आपने क्या करना है, बस इसको फीड करना है। कैसे करेंगे सर? देखो, आपको क्वेश्चन के अंदर दोबारा से देखना है कि हमें क्वेश्चन में सेल कितनी गिवन है बेटा, 20 लाख, और पीवीआर है 40%। तो बेटा जी सेल आपको दी हुई है 20 लाख, पीवीआर है 40%, यानी कि कंट्रीब्यूशन विल बी 40% ऑफ सेल्स, यानी कि 8 लाख, तो ये हो जाएगा 12 लाख। इफ आई टॉक अबाउट एफसी, तो क्वेश्चन में हमें एफसी कितना गिवन है आप चेक करके देखेंगे, 2 लाख रुपए का एफसी गिवन है। तो 2 लाख रुपए का एफसी आपको अगर गिवन है तो यहाँ पे एफसी डाल देंगे, ये आ जाएगा 6 लाख रुपए। देन कम्स टू इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो आप सबको मालूम है इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कूपन रेट इनटू फेस वैल्यू ऑफ डेट। यानी कि कूपन रेट कितना है, 10%, फेस वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपए। तो 10 लाख का 10% करेंगे, 1 लाख रुपए तुम्हारा क्या निकल कर आ जाएगा, इंटरेस्ट वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने इंटरेस्ट माइनस करा, यू विल गेट 5 लाख रुपए। देन टैक्सेस 50% आपने माइनस करने हैं, 2.5 लाख रुपए, दिस इज 2.5 लाख रुपए। प्रेफरेंस डिविडेंड की बात करूं तो 9% ऑफ दिस करेंगे, 3,60,000 रुपए। प्रॉफिट आपका नेगेटिव आ रहा है। सर ये मेरा होम प्रोडक्शन है तो डेफिनेटली कुछ भी आ सकता है, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, जब आपके पास पूरा डिटेल आ चुका है तो अभी आपको क्या करना है बेटा, अब आपको यूजिंग द एंटायर डिटेल क्या आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना। अब फॉर्मूला कैसे लगेगा, आराम आराम से देखेंगे जरा। सबसे पहले अगर आपसे मैं पूछूं टेल मी ओएल का फॉर्मूला क्या है, तो सबको मालूम है ओएल का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन एबिट। तो आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चे साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे, उन्होंने आंसर निकाल लिया होगा। एफएल का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से सुनो सर, क्योंकि क्वेश्चन में प्रेफरेंस है तो आप बड़ा वाला फॉर्मूला ही याद कर लो, अगर प्रेफरेंस नहीं होगा तो उसको जीरो कर देना। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या कहा, एबिट अपॉन में एबिट माइनस इंटरेस्ट माइनस में पीडी अपॉन में 1 माइनस टैक्स रेट, यही था ना। अब इसको अप्लाई करना सीखते हैं। कई बच्चों को ना फॉर्मूला अप्लाई करने में दिक्कत आती है। देखो एबिट कितना दिया हुआ है, 6 लाख, 6 लाख माइनस इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है चेक करो, 1 लाख, माइनस पीडी, पीडी कितना दिया हुआ है 3,60,000, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास एफएल। सर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है,
मैंने थोड़ी सेल्स के फिगर कम ले लिया है और प्रेफरेंस के फिगर थोड़ी ज़्यादा ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं, आपको फॉर्मूला समझ आ गया, आपको क्वेश्चन की टाइप समझ आ गई, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। फिर उसके बाद जो भी आंसर आएगा, आई एम वेरी श्योर ये आंसर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा नेगेटिव आएगा। 6 माइनस 1 गया 5, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो -720, -720। इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, इग्नोर के आंसर क्या आ रहा है, जस्ट कीप इन माइंड की क्वेश्चन की टाइप क्या है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन की टाइप नंबर 1 जो मैंने आपको दिखाना चाह रहा था वो ये थी कि अगर कभी भी पीवीआर दिया हो ना तो आप घबराना नहीं, बस इतना याद रखना कि पीवीआर अगर 40% है तो कंट्रीब्यूशन जो होगा वो 40% ऑफ सेल होगा। पीवीआर अगर 50% होगा तो कंट्रीब्यूशन इज 50% ऑफ सेल। पीवीआर अगर 60% है तो कंट्रीब्यूशन इज 60% ऑफ सेल्स। बस इतनी सी बात याद रखनी है, क्या वहां पे कंट्रीब्यूशन वर्ड आ जाएगा और उसके बाद पूरी की पूरी जो है आपकी इनकम स्टेटमेंट रेडी हो जाएगी। एक चीज याद रखना, अगर एक बारी इनकम स्टेटमेंट पूरी बन गई तो सर मैं आपको बता रहा हूं कि इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट बनने के बाद लिवरेज के अंदर कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है सर। अब सेकंड क्वेश्चन सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट ही गिवन है। तो सर मेरे को लगता है कि सबसे आसान क्वेश्चन ही यही है, तो एक काम कर लेते हैं, इसमें ना प्रेफरेंस को थोड़ा कम ही कर देते हैं, 4 लाख रुपए कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि आपका आंसर ठीक से आ जाए। अब देखो यहां पर आपने कुछ नहीं करना, सेल आपको गिवन है 20 लाख रुपए, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट वीसी दिया हुआ है, यहां पे पीवीआर दिया था तो वीसी बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ा, है ना, क्योंकि पीवीआर से पहले कॉन्ट्री आता है और बैलेंसिंग फिगर वीसी बन जाता है। लेकिन अगर डायरेक्ट अगर आपको वीसी दे दे तो सोने पे सुहागा, क्योंकि इसमें फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो यहां पर सीधा सीधा वीसी 60% ले लेंगे तो क्या ये 12 लाख रुपए आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन 8 लाख आएगा, और एफसी की वैल्यू 2 लाख है। उसके बाद ईबीआईटी आपको दिया हुआ है 6 लाख रुपए, आई एम श्योर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। फिर ईबीआईटी में से माइनस करेंगे हम इंटरेस्ट, जो कि यहाँ पे आएगा 1 लाख, तो हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा 5 लाख, माइनस करेंगे टैक्सेस को जो कि इक्वल टू 50% है, यानी कि 2.5 लाख रुपए, तो हमारे पास आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स 2.5 लाख रुपए। फिर इसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड जो कि 4 लाख का 9% 36,000 रुपए है। तो इस तरह से पहले हमने इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ कर ली, एंड वंस माय इनकम स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ड्रॉन, बस आपको कुछ नहीं करना, क्या आपको ओएल, एफएल और सीएल, क्या इन तीनों फॉर्मूलेज को यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है बेटा। बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में एफएल मतलब अगर मान लो हम लिवरेज निकाल रहे हैं और क्वेश्चन में प्रेफरेंस ना हो तो क्या होगा। तो दोस्तों ये तो और आसान हो गया। क्यों सर? सर इसलिए आसान हो गया क्योंकि इनकेस अगर प्रेफरेंस नहीं गिवन होता तो आप इमेजिन करके देख सकते हैं कि आपका जो फॉर्मूला बनेगा, इनकेस अगर आपके पास प्रेफरेंस ना हो तो क्या ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, और अगर प्रेफरेंस नहीं है तो पीडी 0 हो जाएगा। तो क्या इतना ही फॉर्मूला बनेगा? यस सर। तो क्या हमारा फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, क्या एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा? अच्छा, तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस है तो हमें लंबा वाला फॉर्मूला यूज करना है, और अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस नहीं है तो हम डायरेक्ट छोटा वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। आंसर इज यस। वेरी गुड। तो आई एम वेरी श्योर ओएल, एफएल, सीएल को कैसे निकाला जाता है ये हमें समझ में आ गया। समटाइम्स इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं जिसके अंदर वो आप लोगों को ना जानबूझ के ना लेवरेज की वैल्यू दे देगा। एक बात याद रखना कि अगर आपको लेवरेज की वैल्यू गिवन है तो हमेशा लेवरेज की वैल्यू से ही शुरुआत की जाएगी। तो कौन बताएगा? एफएल इज इक्वल टू 2। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में प्रेफरेंस नहीं है तो मैं क्या कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा? शॉर्टकट वाला। कौन सा वाला सर? सर ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला मैं लगा दूंगा। क्यों सर? क्योंकि प्रेफरेंस जब दिया ही नहीं हुआ तो फिर माइनस पीडी अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट करके करोगे क्या? हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। अब इस क्वेश्चन में ना कई बार ना वो आपसे पूछेगा एबिट निकालो, कई बार वो पूछेगा ओएल निकालो, कई बार वो पूछेगा, मतलब इस तरह से वो आपसे मिसिंग फिगर पूछेगा। कोई पंगा नहीं लेना आपने। देखो क्या हम इंटरेस्ट के फिगर यहां से निकाल सकते हैं? कैसे? सर कूपन रेट 10% है, 10% का 1 लाख कितना हो गया? 10,000। तो आप मुझे बताओ एबिट को मान लो एक्स, तो क्या एक्स अपॉन एक्स माइनस 10,000 रुपए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 10,000 रुपए, तो x इज इक्वल टू 2x माइनस 20,000 रुपीज। क्या यहां पर मेरे पास सीधा सीधा 20,000 इज इक्वल टू x आ जाएगा? यस और नो? तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि मेरा एबिट जो है वो कितना है?
20,000। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एबिट तो आ गया, हाँ जी मेरे पास क्या निकल आया, एबिट तो निकल आया, तो अब क्या करें सर? सर अब कुछ नहीं करना, इनकम स्टेटमेंट बनाओ, सेल, वीसी, कॉन्ट्री, एफसी, एबिट, इंटरेस्ट एंड देन ईबीटी। ठीक है ना, सिंपल आपने इनकम स्टेटमेंट बना लेनी है। अब आप सबको मालूम है कि इंटरेस्ट दिया हुआ है 10,000 रुपए, तो जहां जहां पे जो फिगर दी हुई है वो यहां पे रख दीजिए, तो ये 10 आ गया। एबिट आपने अभी अभी निकाला कितना, 20,000 रुपए। ठीक है सर, इन दोनों का गैप 10,000 रुपए। सर अगर हम ऊपर चलते हैं तो क्वेश्चन में एफ सी गिवन है कितना, 20,000। तो बेटा जी अगर मैं आपको बोलूं रिवर्स कैलकुलेशन करनी है तो क्या ये 40 हो जाएगा? इसमें ये ऐड हो जाएगा क्योंकि ऊपर से माइनस हो रहा है, ये आने के लिए तो ये ऐड हो जाएगा। आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग। अब मुझे बताओ क्या कॉन्ट्री मिल गया, एबिट मिल गया, तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ओएल, निकल जाएगा कैसे, 40/20 टू टाइम्स। और अगर मैं बोलूं व्हाट इज सीएल, तो क्या ओएल इंटू एफएल करेंगे तो क्या अपना काम हो जाएगा? यस सर। सर इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि हमारे पास तीन तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, एक सेल पीवीआर, एक सेल वीसी, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको ओएल एंड एफएल दोनों की वैल्यूज प्रोवाइड कर दूं और उसके बेसिस पर मैं आपसे इनकम स्टेटमेंट की कोई आइटम मिसिंग फिगर करके पूछ लूं। ठीक है सर। सर ये तो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। सर आप एक बात और बता दो, क्या कोई और कैटेगरी का क्वेश्चन भी बन सकता है इसके ऊपर? सर बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, 100% बन सकता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। कई बार ना इंस्टीट्यूट क्या करता है, मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को आपसे यहां पे पूछ लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो कि उसने आपसे ना यहां पर क्या पूछा, ध्यान से देखेंगे जरा। उसने आपसे ये कहा कि मेरी ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस गिवन है 20 लाख रुपए, और मेरा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो गिवन है लेट से 40%। देखो कई बार इस तरह के स्पेशल क्वेश्चन आ जाते हैं जो दो चैप्टर को लिंक करके क्रिएट हो जाते हैं। कैसे? सर ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस दिया हुआ है, आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो भी गिवन है 40%। ठीक है जी। अब सपोज करो जस्ट इमेजिन करो कि आपको मैं यहां पे प्रोवाइड कर दूं सेल्स। ठीक है जी, क्या प्रोवाइड कर दूं? सेल्स। कितनी? सर मान लो सेल्स में आपको दे देता हूं 40 लाख की। ठीक है, 40 लाख की, और मेरा क्वेश्चन आ जाए फाइंड करो ऑपरेटिंग लेवरेज। अब ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट दिया, पीवीआर दिया, सेल दिया, ओएल निकालो। अब यहां पे बच्चे को दिक्कत आ जाती है, क्यों आ जाती है? क्योंकि उसको कई बार ना ये फॉर्मूला याद नहीं होता कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो सर ये फॉर्मूला ना हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ा होता है, अगर आपको याद हो तो। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जब हम कराएंगे तो ये रिवीजन में आएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस का एक फॉर्मूला होता है, जिन बच्चों को मालूम है उनको मालूम है, एफ सी अपॉन पीवीआर। ठीक है जी, एफ सी अपॉन पीवीआर। तो अब यहां पे फायदा क्या होगा, क्या यहां पे मैं 20 लाख लिखूंगा, क्या इस फॉर्मूले की मदद से, यानी कि इन दोनों की मदद से, क्या मैं पहले एफ सी निकाल लूंगा? बिल्कुल सर। तो यहां पे मेरी एफ सी आ जाएगी 8 लाख रुपए। क्या यहां तक क्लियर है? सर एफसी कितनी निकल कर आएगी? 8 लाख। एक बारी एफसी आ गई तो आपको भी मालूम है क्वेश्चन खत्म हो चुका है। कैसे सर? देखो अब आपने वापस वही इनकम स्टेटमेंट बनानी है। एफ सेल्स दिया हुआ है 40 लाख रुपए। ठीक है, पीवीआर क्योंकि 40% है, क्योंकि पीवीआर 40% है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कंट्रीब्यूशन विल बी 40% ऑफ सेल्स। तो इसको हम करेंगे, ये 16 लाख रुपए आएगा, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर 24 आ जाएगा। माइनस करते थे आप एफसी टू गेट ईबीआईटी। अब आपने एफसी निकाल लिया 8 लाख रुपए, तो क्या ईबीआईटी 8 आ जाएगा? क्या आपका फॉर्मूला बन गया टू फाइंड आउट ओएल, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय क्या, एबिट। वाओ सर, हमने तो सोचा भी नहीं था कि 30 मिनट में आप ऐसे क्वेश्चंस की टाइप भी बता दोगे जो पेपर में आ सकती हैं। यस, सो दिस इज सो 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 इंपॉर्टेंट सीरीज। हर बच्चे के साथ शेयर करिएगा, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, और कोशिश करनी है आपने कि आप लोग इस सीरीज को पूरा देखें और एंड में जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो आपने जवाब देना है, राइट। चलिए अब इसी लिवरेज के अंदर चैप्टर का पार्ट 2 क्या है। देखिए लिवरेज का पार्ट 1 खत्म हो गया, अब पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 ये है कि जो हमने वैल्यूज ऑफ लिवरेज निकाली हैं, उन वैल्यूज को अब हम यूज कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपने तो कह दिया सर ओएल की वैल्यू आई है 2 टाइम्स, आपने तो बोल दिया सर एफएल की वैल्यू आई है 3 टाइम्स, आपने तो बोल दिया सर सीएल की वैल्यू आई है 6 टाइम्स। सर मुझे ये नहीं समझ आ रहा 2 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम, 3 टाइम ये हो क्या रहा है। तो आइए अब समझते हैं कि इन वैल्यूज का एक्चुअल में इंटरप्रिटेशन क्या है, इन वैल्यूज का एक्चुअल में मीनिंग क्या है।
तो दोस्तों सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज की अगर मैं बात करूं तो ऑपरेटिंग लेवरेज अगर 2 टाइम्स होता है, वैल्यू तो निकाल ली अब आपने, तो इसका मीनिंग पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज जो है ना वो रिलेशनशिप होता है, ध्यान से सुनिएगा। ऑपरेटिंग लेवरेज एक रिलेशनशिप होता है एबिट यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स के बीच में। कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज का ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन एबिट ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन एबिट ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल इज इक्वल टू 2 टाइम्स। क्या मतलब है सर इस बात का, थोड़ा और समझाता हूं। सर यहां पे हमें क्या करना है, परसेंटेज चेंज इन एबिट इज इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सर इसका मतलब पहले समझ लीजिए क्या होता है। देखो बेटा फॉर्मूला आपको डिराइव मैंने हर बार रूटीन बैच में कराया हुआ है। जस्ट ये 30 मिनट की सीरीज के अंदर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको 30 मिनट चेंज इन सेल्स, ठीक है। अब लॉजिकली समझते हैं वो क्या कहता है। वो कहता है कि देखो मैंने शुरू में क्या कहा था, लिवरेज इज रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब चेंज किसमें, ईबीआईटी में। किसकी वजह से, सेल की वजह से। सोच के देखो अगर कंपनी की सेल बढ़ रही है तो क्या कंपनी का एबिट चेंज होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन सेल के कंपैरेटिवली कितना चेंज होगा एबिट, दैट इज माय क्वेश्चन। और वो डिपेंड करता है ओएल पे। याद रखना अगर ओएल 2 है तो अगर सेल 10% से चेंज हो रही है तो दोस्तों हमारा एबिट चेंज होगा 20% से। इसका मतलब ये हो गया जितना परसेंटेज से चेंज होगी हमारी सेल, क्या उसका 2 गुना चेंज हो जाएगा हमारा, कम ऑन, वेरी गुड, ईबीआईटी। क्या यहां तक क्लियर है। सर अगर ये 4 होता तो क्या 4 टाइम चेंज हो जाता, 5 होता तो 5 गुना चेंज हो जाता। तो बच्चा कह रहा है कि अच्छा मतलब हमारे रिस्पॉन्सिवनेस इन द प्रॉफिट जो है वो 5 गुना हो गई बिकॉज ऑफ टेकिंग रिस्क। यस समझ आ गया। तो पहली लाइन जो मैंने आपको बताई थी रिस्पॉन्सिवनेस इन प्रॉफिट बिकॉज ऑफ रिस्क, क्या उसका मीनिंग समझ आ गया या नहीं। यस तो रिस्पॉन्सिवनेस आएगी प्रॉफिट में, और वो रिस्पॉन्सिवनेस जो आ रही है ना, जितना हाई एफसी होगा उतना ओएल ज्यादा होगा, उतना ही हमारे में रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा आएगी। वेरी वेल डन सर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं एफएल 3 टाइम्स है, एफएल क्या है, 3 टाइम्स, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब लिख लीजिए। इसका मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, या कई बार हम किताब में ईपीएस भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इज इक्वल टू 3 टाइम्स। इसका मतलब क्या है, कहते हैं अगर एबिट में जो चेंज आएगा, इसको आप उधर भी ले जा सकते हो तब आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। परसेंटेज चेंज इन एबिट और ईपीएस इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब मैं यहां पे लिखता हूं ना परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, तो मेरे दोस्तों अगर मैं ये कहूं कि मेरा यहाँ पे 6% चेंज आ रहा है, तो क्या मैं ये मान के चलूं कि हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट या हमारी अर्निंग पर शेयर क्या 18% से चेंज हो जाएगी। आंसर इज यस, 3 गुना चेंज हो जाएगी। बस ये ध्यान रखो, क्या टैक्सेबल प्रॉफिट या ईपीएस में 3 गुना चेंज आएगा बिकॉज ऑफ चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। सो सिंपल, क्लियर हो गया। ठीक है सर। एंड व्हेन आई से कंबाइंड लेवरेज, तो बेटा जी कंबाइंड लेवरेज इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो आपने क्या करना है, परसेंटेज चेंज लेना है किसमें, ईबीटी या ईपीएस, कुछ भी लिख सकते हो आप, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इसको हम यहां पे नाम दे देंगे 6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आई एम वेरी श्योर आपको ये समझ में आ गया है। दीज आर द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑफ लिवरेज, जहां पर हम सीखते हैं रिस्पॉन्सिवनेस फॉर्मूलाज फॉर द वैल्यू ऑफ लिवरेजेस। ठीक है सर। सर 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 सुनो ना, सर एक क्वेश्चन कराओ ना। अरे एक क्यों, 3 क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, मान लेते हैं कि आपको ओएल दिया हुआ है 4 टाइम्स, ठीक है। ओएल दिया हुआ है कितना, 4 टाइम्स। और अगर मैं सिंपली आपसे ये सवाल पूछूं कि बताओ फाइंड परसेंटेज चेंज इन एबिट अगर हमारा अगर हमारा सेल जो है वो इंक्रीज होगा बाय 20%। सर इससे आसान तो कुछ है ही नहीं सर, मजे ले लिया आपने तो। सर बिल्कुल सही बात है। ओएल की वैल्यू अगर 4 टाइम्स है तो आपने क्या लिखना है, परसेंटेज चेंज इन एबिट विल बी 4 टाइम परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है जी, 4 टाइम परसेंटेज चेंज इन सेल्स यानी कि 80%। ब्यूटिफुल सर, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, क्या कहते हो। बिल्कुल सही बात है सर, ये तो बहुत आसान हो गया। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ लेता हूं। सपोज करो अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर 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 मैं आपको ये बोलूं, सुन लो सुन लो सुन लो मेरे बच्चों,
ध्यान से देखो मेरे बच्चों, सेल्स दिया हुआ है 20 लाख, पीवीआर दिया हुआ है 20%, ठीक है, एफसी दिया हुआ है, आप थोड़ा पलक करे 2 लाख रुपए, ठीक है, और हमें 10% का डेट दिया हुआ है, सपोज 10 लाख, ठीक है, और मैं आपसे ये कह रहा हूं मुझे ओएल, एफएल, सीएल तीनों निकाल दो, पहला क्वेश्चन। फिर मेरा अगला क्वेश्चन आ जाता है कि अगर 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 सेल बढ़ जाती है बाय 10%, फाइंड करो चेंज इन ईबीआईटी एंड ईबीटी, दोनों में चेंज बताना है। सेल की वजह से ईबीआईटी में कितना चेंज आएगा और ईबीटी में कितना चेंज आएगा। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सर, इस तरह का क्वेश्चन स्ट्रेट अवे 5 नंबर का आप चेक करके देखिएगा, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। तो आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट। सर सेल इज इक्वल टू 20 लाख, पीवीआर दिया हुआ है 20%, पीवीआर का मतलब मैंने आपको बताया, इसका मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन 20% ऑफ द सेल्स है। तो यहां से क्या करेंगे, माइनस वीसी कॉन्ट्री एफसी ईबीटी, क्योंकि क्वेश्चन में आगे कुछ दिया ही नहीं हुआ तो क्या ईबीटी तक ही चलाएंगे, बिल्कुल सर, ईबीआईटी सॉरी ईबीआईटी एंड देन माइनस करेंगे इंटरेस्ट। यहां पे आ जाएगा मेरे पास ईबीटी। अच्छा एक बात हो, पीवीआर दिया हुआ है 20%, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन जो होगा दैट विल बी 20% ऑफ द सेल्स, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4 लाख रुपए, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ जाएगा 16। एफसी कितना दिया हुआ है 2, तो ये एबिट आ जाएगा 2। इंटरेस्ट की जहां तक बात है 10% ऑफ 10 लाख यानी कि 1 लाख रुपए, तो क्या एबिट की फिगर आ जाएगी 1 लाख। तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल हो गया। जहां तक सवाल है ओएल एफएल सीएल निकालने का, सर ये तो आपके खून में है। सर कैसे, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन एबिट 4/2, सर आंसर आएगा 2। और एफएल की बात करूं तो एबिट अपॉन ईबीटी हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रेफरेंस है नहीं तो छोटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, तो क्या वो 2/1 आंसर 2 टाइम्स आ जाएगा। और सीएल के लिए क्या मैं ओएल इंटू एफएल करके क्या 2 × 2 कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स। चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर। सर इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ सेल में अगर 10% चेंज आ रहा है और हमारे एबिट में कितना चेंज आ रहा है। दोस्तों यहां पे ना आपको समझना पड़ेगा, सेल की वजह से एबिट, देखो इन दोनों में एक ही ऑब्लिगेशन आ रहा है एफसी, तो क्या इन दोनों के रिलेशन को एस्टैब्लिश क्या ओएल करेगा, यस सर। तो हम क्या करेंगे, पहले पिक करेंगे ओएल की वैल्यू कितनी है सर 2 टाइम्स। अब हम यहां पे लिखेंगे क्योंकि परसेंटेज चेंज इन एबिट विल बी ट्वाइस ऑफ परसेंटेज चेंज इन सेल्स, क्या फॉर्मूला पहले ये लिखेंगे आप, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ परसेंटेज चेंज इन सेल्स बोले तो परसेंटेज चेंज इन सेल कितना लिखा है 10%। तो दोस्तों वो ये कहना चाह रहा है कि मेरा एबिट 20% से चेंज हो जाएगा इन केस अगर मेरी सेल्स में 10% से चेंज आया। बच्चा कहता सर प्रूव करके दे सकते हो, बिल्कुल सर। इधर देखो, सेल में 10% से चेंज यानी कि 22 हो गया, वीसी भी 10% से चेंज हो जाएगा यानी कि 17.6 हो जाएगा, ये भी 10% से चेंज हो जाएगा यानी कि 440 हो जाएगा, ये सेम रहेगा, ये 220 हो जाएगा। तो आप चेक करके दे सकते हो, 2 लाख से बढ़कर 240 हो गया, 40,000 से बढ़ गया, क्या ये अप्रोक्सीमेटली 20% बढ़ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ऐसे ही सेल का चेंज ईबीटी में पूछ रहा है वो, सेल की वजह से ईबीटी में चेंज क्या आएगा। दोस्तों सेल और ईबीटी इन दोनों के रिलेशन में एफसी भी आ रहा है, इंटरेस्ट भी आ रहा है, क्या दोनों ऑब्लिगेशन आ रहे हैं, तो क्या इसको डिफाइन करेगा कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला। तो आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिख देना है सीएल इज इक्वल टू कितना, रब थोड़ा पला करे जल्दी दसो, सीएल की वैल्यू आ गई 4 टाइम्स, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा देंगे परसेंटेज चेंज इन, कम ऑन, percentage change in EBIT is nothing but 4 time percentage change in, come on 4 time percentage change in sales। सेल्स का चेंज कितना है 10%, इनटू कर देंगे 4, तो क्या यहाँ पर आ जाएगा 40%। क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं, यस सर। सर कैपिटल लिवरेज के अंदर 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आई मीन टू से 2 तरह की टाइप्स है और उसके अंदर अलग अलग तरह के वेरिएशंस बन सकते हैं। आई एम वेरी श्योर यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है, ठीक है सर। चलिए तो अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आपने पूरा कंप्लीट करना है, और मैं बार बार बोल रहा हूं आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को बेनिफिट हुआ होगा। कमेंट करके जाइएगा कि मजा आया या नहीं आया। और एज अ गुरु दक्षिणा देनी जरूरी है, आपको सिर्फ किसी एक ग्रुप में किसी एक बच्चे के साथ आपको ये वीडियो शेयर करनी है जो आपको लगता हो, जिसको नहीं मालूम अभी तक कि ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है जी।
चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखिए जरा। सपोज करो सेल्स दिया हुआ है 50 लाख। सेल्स दिया हुआ है कितना बेटा? 50 लाख। ठीक है। और अगर मैं ये कहूं कि हमारा ब्रेक इवन सेल्स भी दिया हुआ है 30 लाख, और कंपनी का पीवीआर दिया हुआ है लेट्स से 40%। पीवीआर दिया हुआ है 40%। ठीक है। यू आर सपोज टू फाइंड आउट ऑपरेटिंग लेवरेज। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। ठीक है। ठीक है सर। हमें ओएल दिया हुआ है 3 टाइम्स, हमें एफएल दिया हुआ है 2 टाइम्स, हमें सपोज कंपनी का 10% डेट दिया हुआ है 20 लाख रुपए का। ठीक है। ये सब गिवन है आपको, ये सब गिवन है आपको। ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है, एक तो ईबीआईटी आपने क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है। ईबीआईटी क्वेश्चन में निकालना है। आई एम वेरी श्योर आप 1 मिनट में निकाल लोगे ईबीआईटी को। ठीक है। और उसके साथ आपने क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कंट्रीब्यूशन। ठीक है। ये 2 चीजें निकालनी है आपने, एक ईबीआईटी और एक कंट्रीब्यूशन। ठीक है सर। तीसरा क्वेश्चन लिख लेंगे। कंपनी में सपोज आपको सेल्स गिवन है। ठीक है। कंपनी में आपको सेल्स गिवन है 20 लाख रुपए, आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो गिवन है 40%। ठीक है। और कंपनी की एफसी गिवन है, सपोज करो 2 लाख रुपए या 4 लाख लिख लेते हैं। कंपनी की एफसी दी हुई है 4 लाख रुपए। कंपनी का 12% का डेट दिया हुआ है 10 लाख रुपए का। कंपनी का 10% का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है 40 लाख, बहुत ज्यादा हो जाता है नहीं, 4 लाख रुपए का। और कंपनी का टैक्स रेट दिया हुआ है 60%। आपको ओएल एफएल सीएल निकालना है। और फिर एक क्वेश्चन आ रहा है, इफ परसेंटेज चेंज इन सेल्स अगर 40% है तो बताओ ईपीएस में कितना चेंज आएगा। सेल अगर 40% से चेंज हो रही है तो ईपीएस में कितना चेंज आएगा। ठीक है जी। चलो थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द क्यों, डेली मिलेंगे एक चैप्टर के साथ। एंड आई एम वेरी श्योर आपको बहुत फायदा हुआ होगा। लेकिन कई बार ना कुछ ऐसा भी होगा कि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो उस बड़े कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी नहीं है कि मैं पूरा चैप्टर कवर करूं। हो सकता है मैं, जैसे फैक्टरिंग है रिसीवेबल मैनेजमेंट में, तो फैक्टरिंग के लिए अलग सा एक पूरा का पूरा 30 मिनट लगेंगे विद क्वेश्चंस। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं आपको दोबारा से अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बहुत जल्द। गुड बाय।